प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और जरूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है और उसके अंतर्गत हम प्रतिदिन आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं। ये प्रश्न हिंदी साहित्य के वे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं या जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है। यह प्रश्न एनटीए, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस और कॉलेज लेक्चरर के मित्रों के लिए समान रूप से लाभकारी हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लिए अपरिचित होते हैं, ऐसे प्रश्न हम बताते हैं, उन पर आप ध्यान देते हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो चर्चा के दौरान हम आपसे पूछते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। और जिन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं, यकीन मानिए वे प्रश्न आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश जरूर करिए, एक छोटी छोटी कोशिश से ही जो है आप सफलता के नज़दीक पहुंचते हैं। आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, गजल के माने हैं, यानी गजल शब्द से क्या आशय है। गजल से आशय होता है औरत या महबूब से बातें करना। गजल का मतलब होता है औरत या महबूब से बातें करना। कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है। प्रश्न है, कबीर का हठयोग, कबीर ने हठयोग अपने काव्य में प्रदर्शित किया है और वो किससे प्रभावित है। सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? सिद्ध और नाथ साहित्य से प्रभावित है। सिद्धों की संख्या कितनी है और नाथों की संख्या कितनी है? हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके देंगे। बालमोहन, बालमोहन सहजता का कवि और कविता का गांधी किस साहित्यकार के उपनाम थे। जी हाँ, प्रश्न पूछा गया है कि बालमोहन सहजता का कवि या कविता का गांधी किसके उपनाम थे। हिंदी साहित्य में जो कवि और लेखक साहित्यकार हैं, उन्होंने उपनाम, अन्य नाम, उपाधियों से या जो है सम्मान में मिले हुए नामों से भी ढेर सारी रचनाएं की हैं। और परीक्षा में वे उन रचनाओं से, उन नामों से प्रश्न बनते हैं। ऐसे में आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो अन्य नाम हैं, जो उपनाम हैं या जो उपाधियां हैं उनकी, वे भी आपको याद होनी चाहिए। बालमोहन, सहजता का कवि, कविता का गांधी, ये उपनाम किसके थे? ये उपनाम थे भवानी प्रसाद मिश्र के। जी हाँ, ये बात आपको ध्यान रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं किसकी पुस्तक है। प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं, ये किताब आपके लिए नई होगी। अवधेश प्रधान, जी हाँ, बीएचयू में प्रोफेसर हैं अवधेश प्रधान, और उन्होंने पुस्तक लिखी हिंदी साहित्य के इतिहास की समस्याएं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, ये दो पुस्तकें हमने बार बार बताई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप इनका उत्तर भी देंगे। कवि कह गया है, प्रश्न पूछा गया है कि कवि कह गया है किसका कविता संग्रह है। जी हाँ, ये किसका कविता संग्रह है? यह अशोक वाजपेयी का कविता संग्रह है। इनकी एक रचना है बहुत महत्वपूर्ण, पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। आप कमेंट करके बताएंगे कि वह किस विधा की रचना है। कवि कह गया है, ये कविता है उनकी, और किसकी कविता है? ये अशोक वाजपेयी जी की कविता है। अशोक वाजपेयी वर्तमान समय के, या यूं कह लें समकालीन कवियों में अति विशिष्ट स्थान रखते हैं अशोक वाजपेयी। यह सन 1960 की बात है, जब मैं अपनी कविताओं की हद फांद रहा था। कविता की पंक्ति किसने कही है? जी हाँ, यह कहा है सुदामा पांडे धूमिल ने। 1960 के बाद ही लेखन का काम कर रहे थे। कौन? सुदामा पांडे धूमिल। और उन्होंने ये बात लिखी है, धूमिल की जो कविताएं हैं वो अपने आप में हिंदी साहित्य में एक नई लीक बनाने का काम करती हैं, और इसीलिए उन्होंने लिखा कि मैं कविताओं की हद जो बनी हुई थी उसको क्या कर रहा था? फांद रहा था, यानी कि पार कर रहा था। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। किस कहानी का कथन है? ये कहानी एनटीए, नेट, जेआरएफ में लगी है। अब यहां देखिए, ये जो पात्र का नाम दिया हुआ है, कई बार इससे हम रचनाओं का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि आपको पता है लंगड़ नाम का महत्वपूर्ण पात्र किसमें है? राग दरबारी में। आपको पता है होरी, धनिया, झुनिया नाम के पात्र कहां पर है? आपको पता है दाता दीन, माता दीन, आपको पता है जी हाँ, इस तरीके के जो पात्र हैं, महत्वपूर्ण पात्र हैं, वो क्या, उनसे हम रचनाओं का पता लगा सकते हैं।
चंपा और बुद्धगुप्त ये महत्वपूर्ण पात्र किसके हैं? आकाशदीप कहानी के हैं। और आकाशदीप किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। और यह कहानी जो है वो सिलेबस में लगी हुई है एनटीए नेट जेआरएफ की। बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इसमें चंपा जो है वो पहले नायक जो बुद्धगुप्त है उसको अपने पति की मृत्यु का दोषी मानती है, लेकिन बाद में जो है कुछ परिस्थितियों वश दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण कहानी है, ये आपको पढ़नी चाहिए, आपके सिलेबस में भी लगी है। इसमें जो बुद्धगुप्त है वह चंपा से बातचीत के दौरान कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास भी नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। ये कथन आकाशदीप का है। गोदान का महत्वपूर्ण कथन परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। संसार में छोटे बड़े हमेशा हैं और उन्हें रहना चाहिए, इसे मिटाने की चेष्टा मानव जाति का सर्वनाश करना होगा। ये कथन किसका है? ये प्रोफेसर मेहता का कथन है जो गोदान में है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है। जी हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आसान प्रश्न है और इसका उत्तर आप देंगे। गोदान की एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, यह बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। किस उपन्यास की पंक्ति है? तो ये गोदान की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? गोदान की महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रेम सीधी सादी गऊ नहीं खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। किस उपन्यास की पंक्ति है? ये पूछा जाएगा आपसे। और ये गोदान की पंक्ति है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जिन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। किसने कहा है उपन्यास सम्राट? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने कई बार जो हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो नए मित्र हैं उनको देखना चाहिए, क्योंकि आप उनको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी के जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनके रिवीजन लगातार करवाते रहते हैं। मगही किस उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली है? क्या पूछा गया है? मगही क्या है? इस प्रश्न में आपको पता चल रहा है कि मगही बोली है। और यही पूछा गया है कि किस उपभाषा के अंतर्गत ये बोली आती है। तो बिहारी उपभाषा है और उसके अंतर्गत मगही बोली आती है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? एक बात आपको इसी प्रश्न में पता चला कि खड़ी बोली जो है वो किससे विकसित है? सौरसेनी अपभ्रंश से है। लेकिन अब प्रश्न को जटिल कर दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि सौरसेनी अपभ्रंश के किस रूप से विकसित है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी रूप से विकसित है। प्रश्न पूछा गया है, हिंदी में कुल कितनी उपभाषाएं हैं? सामान्य प्रश्न है, लेकिन ये परीक्षा में इसलिए गलत होगा क्योंकि इसके साथ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और उसी ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा 18। जी हाँ, 18 बोलियां हैं। और जबकि उपभाषाओं की संख्या कितनी है? उपभाषाओं की संख्या 5 है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किस भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है और उस भाषा का नाम क्या है? अपभ्रंश है। अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। खस नामक अपभ्रंश के प्रकार की कल्पना किस भाषा वैज्ञानिक ने की थी? जी हाँ, सुनीति कुमार चटर्जी भाषा वैज्ञानिक हैं, बहुत प्रतिष्ठित, और इन्होंने खस नामक अपभ्रंश की कल्पना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बाहरी, ये सभी नाम क्या है? राहुल सांकृत्या, इन सभी लोगों ने भाषा वैज्ञानिक पर विशेष रूप से काम किया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन किया था? पाश्चात्य विद्वान थे पिशेल, उन्होंने हेमचंद्र के ग्रंथ का संपादन किया था। प्रश्न पूछा गया है, संस्कृत भाषा के कितने रूप मिलते हैं? संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। कौन कौन से? लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। देवकी नंदन खत्री के पुत्र का नाम है दुर्गादास खत्री और उन्होंने भूतनाथ उपन्यास को पूर्ण किया था। पूर्ण अपूर्ण रचनाओं पर हाईटेक हिंदी का एक वीडियो है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप वह वीडियो जाकर के जरूर देखेंगे। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास और उसका नाम क्या है? मंगल सूत्र है। मंगल सूत्र नाम का जो उपन्यास था प्रेमचंद का, वह अधूरा रह गया था। जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण जो रचना है, ये पूर्ण की जगह पे अपूर्ण होगा। अपूर्ण जो रचना है वो है इरावती उपन्यास। इरावती उपन्यास जो जयशंकर प्रसाद का है वह अपूर्ण है। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगल सूत्र। पृथ्वीराज रासो के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है? ध्यान दीजिए, यहां से प्रश्न बनता है। पृथ्वीराज रासो के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है
उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। किसने कहा है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में कहा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा है? चंद बरदाई ने लिखा है। ये बात आपको ध्यान देना है। ध्रुव स्वामिनी के नाटक के प्रमुख पात्र कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण नाटक है। रंगमंच की दृष्टि से भी ये नाटक बहुत ख्याति प्राप्त किया था। आपको कमेंट करके बताना है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है ध्रुव स्वामिनी नाटक का। प्रश्न पूछा गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्रों के नाम बताइए। प्रमुख पात्रों के नाम है चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिर देव। और स्त्री पात्र इसमें कौन कौन से हैं? ध्रुव स्वामिनी, कोमा और मंदाकिनी। ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त जो पात्र है इसमें, उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उसका कथन है ध्रुव स्वामिनी नाटक से ही, जो परीक्षा में पूछा जाता है, मैं पुरुष हूं नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों के को अन्याय से छीनता देख रहा हूं, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही। ये कथन किसका है? जी हाँ, मंदाकिनी से बात हो रही है किसकी? चंद्रगुप्त की। और जब मंदाकिनी उसे प्रेरित करती है कि ध्रुव स्वामिनी को तुम मुक्त करो रामगुप्त के बंधन से, तो वहां पर यह प्रतिक्रिया देता है। क्या प्रतिक्रिया देता है? कि मैं पुरुष हूं नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूं, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साह से मेरी नहीं रही है। ये कथन किसका है? ये कथन चंद्रगुप्त का है। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूं, मुझमें रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। ये किसका कथन है? यह कथन है ध्रुव स्वामिनी का। पात्र भी ध्रुव स्वामिनी है और जो नाटक है उसका नाम भी क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। ये आपको ध्यान रखना है। मंदाकिनी, मंदाकिनी की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है, महत्वपूर्ण कथन है जो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उन्मुक्त महादेवी, आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों? एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान, नहीं बचोगे तो सर्वनाश। ये कथन किसका है? ये कथन मंदाकिनी का है। मंदाकिनी नाम कई जगह मंदा भी आता है। मंदाकिनी, मंदाकिनी का एक और महत्वपूर्ण कथन है, और वह है कि राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? ये महत्वपूर्ण कथन है मंदाकिनी का। ये बात आपको याद रखनी है। ये जो महत्वपूर्ण कथन है, इनसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। पात्रों के द्वारा जो वार्तालाप है, खास करके जो नाटक होते हैं उनमें वार्तालाप की शैली में ही पूरा का पूरा नाटक लिखा जाता है, और यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। ध्रुव स्वामिनी हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कृति है, चिरपरिचित कृत है, और परीक्षा में इससे सवाल जरूर बनते हैं। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण पात्रों के कथन हैं उनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या, प्रश्न, सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास